हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। साइंस का जो भी टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, इस पेपर की तरह मदद से वो अपने एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनके टर्म 2 का एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे और उनको पता ये भी चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ प्री बोर्ड का डीएवी का स्कूल का है, बिहार जोन का। ठीक है, स्कूल कोई भी हो, लेकिन प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, जितने स्कूल के प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, सारे को प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे तो सिंपल पेपर जो सीबीएसई ने डाला है वेबसाइट पे, उसको भी प्रैक्टिस एक्सपायर कर लीजिए। ठीक है, आपके टर्म 2 में अच्छे नंबर आने का चांस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है आपका साइंस का लिया गया है, जिसमें आपको सेक्शन आपको दे दिया है जो कि सिंपल पेपर में हूबहू इसी तरह के इसमें भी दिया हुआ है। आपको ऑल क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, 3 सेक्शन में दिया हुआ है और टोटल 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स के आएंगे। इंटरनल चॉइस कहीं कहीं पे दिया रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन एट ए अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये कहा गया है कि ए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन। ग्रुप है, देखिए आपका ग्रुप दिया हुआ है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप। ठीक है, और पीरियड क्या है 2 और 3, 2 और पीरियड तीनों का 2 और 3 पीरियड का एक सिंबल से लिया गया, एक ए और बी और सी दिया गया। कह रहा है गिव रीजन एलिमेंट ए इज मेटल। कह रहा है कि ए एलिमेंट क्यों है, इसका रीजन देना है। तो देखिए, आपको पता है कि ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ठीक है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपका मेटल होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, डोनेटर, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एलिमेंट ए इज ए मेटल हो जाता है। तो इसका रीजन क्या लिखिएगा, देखिए एलिमेंट ए इज ए मेटल बिकॉज ईट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, चाहे ईट डिनोट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यह मेटल हो जाएगा। दूसरा करें, इसका क्वेश्चन दूसरा है बी नंबर में, इसी में क्वेश्चन है कि एलिमेंट सी हैज ए लार्जर एटॉमिक साइज देन बी, है ना। आपको कह रहा है कि जो सी जो है, सी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन बी, बी से सी का ज़्यादा साइज बड़ा है एटॉमिक साइज का। तो आपको पता है कि जो ही आप ग्रुप के ऊपर नीचे से टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप से मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सेल जो होता है, नंबर ऑफ़ सेल क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए नंबर से पहला में 1 सेल है और दूसरा में 2 सेल हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका साइज भी, क्या एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो लिखेंगे एलिमेंट सी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट बी बिकॉज इट हैज मोर सेल। क्या बोलेंगे, इट हैज मोर सेल, मीन्स सी हैज मोर सेल देन बी। हो गया। इस तरह का आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी में दिया है आपका दूसरा, कार्बन एंड कंपाउंड से राइट द आईपीएक नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द हेमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्काइन। अल्काइन, देखिए अल्काइन होता है मतलब कि ये एसिटिलीन ग्रुप है, ये अनसैचुरेटेड है, तो अल्काइन का फॉर्मूला सिंपल CnH2n-2 होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ द हेमोलोगस। तो पहला कर देखिए, पहला हो गया आपका 2 से स्टार्ट होता है तो C2H2 होती है, और दूसरा जो हो जाएगा C3H, और कितना हो जाएगा, इसमें से 3 रखिएगा, 3 6 और 4 हो जाएगा, तो C3H4। ये आपका क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया, लेकिन इसका आईपीएक नाम लिखना है। तो आईपीएक नाम देखो 3 कार्बन का रहेगा, तो इसको बोलेंगे आईपीएक नाम में प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। 3 रहेगा तो प्रोपाइन बोलिएगा। ठीक है, जब स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो स्ट्रक्चर कैसे बना, आपको 3 कार्बन सजा देना है और 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल देना है। देखिए इस तरह के कार्बन कर लिया, और आपको क्या करना है, इसके ऊपर में आपको कार्बन हाइड्रोजन को अटैच करना है। 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिएगा, जो कि 3 है, और 1 4 हो गया, इसमें 1 भी नहीं देना है, और लास्ट वाला कार्बन को कितना देना है, 3 को दे देना है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है। ये हाइड्रोजन को आप यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर नहीं रख के यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका सिंपल इसका स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए। चलिए इसी में बी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच पार्ट लार्जली डिटरमाइंस फिजिकल एंड केमिकल। तो देखिए इसमें ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है, देखिए अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या फिजिकल करता है। और फंक्शनल जो होता है, पढ़े होंगे, फंक्शनल जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, यही आपको आंसर हो जाएगा। इन विच बोले कि कौन पार्ट, तो बोले अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट और एक फंक्शनल पार्ट, ये दोनों भी बोल सकते हैं, चाहे अल्काइल ग्रुप चाहे फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखिए आपको अगर आप अल्कोहल लिखते हैं तो क्या होता है CH3OH, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं अल्काइल और इस पार्ट को बोलते हैं क्या हो गया, फंक्शनल, इस पार्ट को फंक्शनल कहते हैं, समझ में आ रही है। चलिए इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए होते हैं, और इसी में आपका 3 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी से, रिप्रोडक्शन चैप्टर से। हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस। तो प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये करता है बाइनरी फ्यूजन से। आंसर क्या लिख देना है, बाइनरी फ्यूजन, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको देना है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस तो मैंने प्लेनेरिया गेट इनटू कट, इसको काट कर देंगे, प्लेनेरिया को इस तरह प्लेनेरिया है, इसको कट कर देंगे तो 2 इंडिविजुअल है ना, 2 लिख सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। 2 न्यू इंडिविजुअल का ग्रोथ कर देगा, 2 न्यू इंडिविजुअल मैंने बच्चे को जन्म दे देगा, इंडिविजुअल 2 इंडिविजुअल ग्रोन, या है ना, एक ग्रोन लिख लीजिएगा, 2 नए इंडिविजुअल का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, चाहे रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरह के आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद उसी में है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 नंबर से बायोलॉजी से ही दिया हुआ है, फॉर रिप्रोडक्शन से ही। व्हाट इज द प्लेसेंटा, पढ़ेंगे प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक होता है ऑर्गेन, लिखेंगे एन ऑर्गेन डेवलप, कब डेवलप होता है, एन ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई भी फीमेल में प्रेगनेंसी आती है, ठीक है, तो एन ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के केज में ये ऑर्गन डेवलप हो जाता है, लाइनिंग टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद अगर इसी में कि स्टेट इज फंक्शन इनके जब प्रेग्नेंट ह्यूमन, द प्रेग्नेंट ह्यूमन के फीमेल में ये फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन मेन है कि ये बच्चे को, बेबी को क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, आप पढ़े होंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लिख दीजिएगा। दूसरा ये भी काम होता है कि वेस्ट मटेरियल, जो बेबी जो होता है गंदगी निकालता है, तो वेस्ट ब्लड को भी क्या करता है, वेस्ट ब्लड को क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है, एक्सक्रिएट मतलब बाहर निकालता है, समझ गए। तो इस तरह का आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। उसके बाद कह रहा है कि 5 नंबर, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न डिटरमाइन ह्यूमन। तो सेक्स न्यू बॉर्न में जो कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन में, तो देखिए आपको पता है कि XX रहेगा तो ये क्या होगा, गर्ल्स हो जाएगा, और XY जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, इस तरह का। तो इसमें जो पेरेंट्स पे होता है, जो फादर पे डिपेंड करता है, लिखेंगे द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न ह्यूमन डिटरमाइन ऑन द फादर्स जीन, ठीक है, फादर्स जीन पे डिपेंड करता है। उसमें लेके फादर का जब Y आएगा, Y क्रोमोसोम है ना, Y जब क्रोमोसोम आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बॉय बन जाएगा, बोलिएगा बॉय, ठीक है। और जब फादर्स का X क्रोमोसोम आएगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि फीमेल में हमेशा क्या होता है, एक सेक्स होती है, तो उसका जब X आएगा दोनों हाफ आता है, हाफ गैमेट्स आते हैं, तो दोनों मिलके ये जब आएगा तो ये गर्ल्स बनेगा, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, समझ गए। चलिए उसी तरह है कि उसी में आपको और करके देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, या तो ये दीजिए आंसर, चाहे तो ये दीजिएगा, ठीक है। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, तो ये आप देख सकते हैं कि पी प्लांट्स में बहुत सारे वेराइटी उन्होंने देखा और अपने गार्डन में वेराइटी देखी थी, इस तरह के उन्होंने देखा कि हर एक वेराइटी में एक्सपेरिमेंट करने का उनका चांस मिला, तो इस तरह के आपको लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। उसके बाद ये देखिए आपका ये फिजिक्स से दिया हुआ है क्वेश्चन,
द फिगर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड स्ट्रिक्ट कैरी करंट करिंग कंडक्टर। एक देखिए यहाँ के स्ट्रिक्ट करंट करिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे दिया गया है। डेट इज इसमें अभी डायरेक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी चल रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर में, कह रहा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, है ना, मतलब उसमें डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द स्ट्रिक्ट वाइज चेंज, मतलब पहले देखिए ऊपर में है था, अब उसको चेंज करके नीचे में है कर देगा। तो इस केज में आपको देखिए इस तरह का डायरेक्शन दिया हुआ था, तो इस केज में जब करंट डैश होगा तो डायरेक्शन अब कैसे ऐसे हो जाएंगे, दैट इज ए क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रिक्ट वाइज चेंज, व्हाट चेंज, तो देन इज आल्सो द करंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज द क्लॉकवाइज। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो ये होता है मैक्सवेल का थंब रूल होता है। मैक्सवेल का थंब रूल याद कर लीजिएगा, थंब रूल। मैक्सवेल के थंब रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी में और करके या तो वो बनाते या तो ये बनाना होता है। यू हैव गिवन करंट करिंग बताए टाइम ग्राफ, ये दिया हुआ है आपको, बताना है कि नेम द टाइप्स ऑफ करंट। तो इसमें देखिए डीसी हो गया और इसमें क्या हो गया, एसी हो गया। और एडमिट एनी सोर्स ऑफ द ईच टाइप, तो डीसी क्या, तो बैटरी से आपको डीसी मिलेगा, और इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट जो होता है प्रोड्यूस जो होम में, वो होता है आपको एसी करंट मिलेगा। तो इस तरह के नए एक सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए बायोलॉजी आपको दे दिया है, ये आपका बायोलॉजी चैप्टर ही समझिए इसको। ठीक है, इकोसिस्टम में दिया हुआ है, द फूड चेन कंप्राइज बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड ग्रास, ये दिया हुआ है। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू हैव मैक्सिमम कंसंट्रेट ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन देयर बॉडी। तो देखिए पता ये पढ़े कि जब आप ये स्टेज पढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल सबसे ज़्यादा नीचे का कम है ना पेस्टिसाइड यूज होता है। मतलब ये जो पेस्टिसाइड होते हैं ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल जितने ऊपर आते हैं, ठीक है, जितने ऊपर फूड चेन में ऊपर आते हैं, ठीक है, डेट मीन्स ट्रॉपिक लेवल में जितने ऊपर आते हैं वो सब में ज़्यादा क्या होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस मिलते जाते हैं। जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन सबसे टॉप होता है तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो सबसे जब इसको ट्रॉपिक लेवल बनाइएगा तो सबसे नीचे कौन होगा, सबसे नीचे आपका ग्रास होगा। ठीक है, ग्रास लिखिए बनाइएगा। उसके ऊपर क्यों ना, ग्रास के ऊपर देखिए, ग्रास के ऊपर इंसेक्ट होगा। ठीक है, इंसेक्ट के ऊपर क्या होगा, फ्रॉग होगा, और फ्रॉग के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से दे रहा है बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ट्रॉपिक लेवल पे है ना, ट्रॉपिक लेवल सबसे टॉप मोस्ट पे कौन है, टॉप में लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल इज़ द बर्ड। क्या लिखे, द टॉप मोस्ट, ये ट्रॉपिक लेवल जो मैंने बताया वो क्या है, बर्ड्स है। सो इट हैज़ मोर कंसनट्रेशन ऑफ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन द बॉडी। और इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देना है, या उसी में दिया हुआ और करके बना सकते थे आपको। द फ्लो ऑफ एनर्जी फूड इन चैन इन डायरेक्शन, क्यों, देखिए अब जब भी जो होता है तो फूड जो होता है आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाता है एक ट्रॉपिक लेवल से, है ना। ये प्रोड्यूसर जो यहाँ होता है, प्रोड्यूसर से लेके ऊपर क्या कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और ऊपर क्या होता है डिकम्पोजर, इस तरह का। तो यूडी डायरेक्शनल में जाता है, नहीं कि ऊपर से नीचे नहीं आता है, इसीलिए एक ही डायरेक्शनल कहलाता है। इस तरह के आप लिखिएगा सिंपल। उसके बाद सेक्शन बी में देखिए दे रहा है एन एलिमेंट एक्स हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एज इज फर्स्ट शेल। देखिए फर्स्ट शेल में आपके पास मान लेते हैं कि जितना है, तो फर्स्ट जब कंप्लीट होगा दैट इज इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद जो सेल आएंगे उसको डबल कर रहा है तो 4 गो। तो बताइए इसको क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4 हो गया। तो पहला का आंसर है राइट डन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जो हो गया 2 4 दैट इज कौन सा हो गया, कार्बन हो गया बच्चों, कौन हो गया, कार्बन। ऐसे लिख देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहला का आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये जो एक्स एलिमेंट है, एक्स जो देशों का रहा है, ये क्या कार्बन है। उसके बाद इसी में कोरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है कि राउट डाउन द ग्रुप नंबर एंड पीरियड टू द विच बिलोंग्स। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप में होगा और कौन सा पीरियड में। तो देखिए आपको पता नहीं कार्बन है, कार्बन मैंने अभी बताया 2 और 4 है, तो ये कौन सा होगा, ये 14 ग्रुप में हो जाएगा। आंसर दे दीजिएगा 14 ग्रुप में। और कौन सा पीरियड, सेकेंड पीरियड में। कौन सा, सेकेंड पीरियड में। चलिए ये भी सेकेंड का भी आंसर आ गया, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन मिल गया ये। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई।
सो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, किस तरह कंपाउंड बनेगा। तो एक्स देखिए, एक्स अभी देखिए कार्बन है और वाई क्या है, एक्स जो है कार्बन है बच्चों और वाई जो हो गया वो क्लोरीन हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है तो क्लोरीन का होता है। तो इससे जो कंपाउंड बनेंगे CCl4 बनेंगे। क्या बनेंगे, CCl4। ठीक है, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 4 4 चाहिए और क्लोरीन को 1, तो Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, इसलिए ये C इधर C और Cl इधर Cl और Cl इस तरह के बनाएगा, डेट मीन्स CCl4। समझ गए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को इसी में दिया और करके, या तो ये बना सकते हैं कि स्टेट मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ आप पढ़े होंगे कि एटॉमिक नंबर का फंक्शनल होता है, उस पर लिख देना है। ठीक है, एक पीरियड के बाद है ना अपना प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को सेम प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके हाउ इज डिफरेंट मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपका कैसे डिफरेंस है, ठीक है, वो देखना है। उसके बाद है ये ये मेंडली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के अनुसार से सजाया गया था। ठीक है, और इसमें मॉडर्न पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के अनुसार से, इसलिए डिफरेंस है। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन विच पास चैलेंज टू मेंडली पीरियोडिक लॉ, ये लिख लीजिएगा, चैलेंज लिख लीजिएगा। मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो कि इन्होंने ये नहीं बता पाया था, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दे पाए थे साथ में। ठीक है, एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा एलिमेंट को इन्होंने पुट कर लिया था और ठीक है, इसके कारण है ना लार्ज एटॉमिक मास को पहले और लेस एटॉमिक मास को बाद में लिखा था, इसलिए ये इनको चैलेंज फेस करने पड़ा, तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाए मेंडली पीरियोडिक लॉ। चलिए हो गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक कैटेनेशन एबिलिटी, ये तो पढ़ा हुआ है, कैटेनेशन एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स को कैटेनेशन कहते हैं, जो मतलब इसको सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं बच्चों। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द बोथ कार्बन सिलिकॉन, दोनों में देखने को मिलती है। कंपेयर द एबिलिटी ऑफ द कैटेनेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स गिवन रीडिंग। ठीक है, इट इज कंपेयर द एबिलिटी ऑफ, ये दोनों पर देखना है। और कहता है कि 9 नंबर तो हो गया, इट इज बताता कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स गिविंग रीजन। ठीक है, तो एबिलिटी बताना है कि तो कार्बन है ना, सबसे ज़्यादा एबिलिटी किसके पास है, कार्बन के पास ज़्यादा होता है सिलिकॉन के अलावा। कार्बन आपके पास क्या होता है, ये जो कैटेनेशन टू एबिलिटी कैटेनेशन होता है, जो कि सेल्फ लिंकिंग करने का, कार्बन अपने अगर सिंगल चैन से भी बना सकता है, स्टिक चैन भी बनाती है, ब्रांच चैन बनाती है और रिंग चैन भी बनाता है, इस तरह का होता है और इसीलिए लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जबकि सिलिकॉन होकर ओनली एसेट बनाता है, एक ही मॉलिक्यूल इस तरह बनाते हैं। तो इस तरह एबिलिटी सबसे ज़्यादा कार्बन का है। ठीक है, उसके बाद है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है बी नंबर कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच 1 मॉलिक्यूल कंटेंट्स 8 हाइड्रोजन एटम। तो 8 हाइड्रोजन एटम कितना होता है, और ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो एल्केन ग्रुप से होगा। तो ये होगा C3H8। देखिए ये हो गया C3H8 होगा, ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका मतलब इसमें क्या बता रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कह रहा है बताने। तो ऐसे अरेंज करिएगा, C 3 को दे दिया, हाइड्रोजन चारों तरफ लटकाना है, तो गिन लेना है कि वो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। देखिए इस तरह के बताइए कि हो गया 1 2 इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया टोटल कोवलेंट बॉन्ड के हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर देना है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन में है सी नंबर में कि वाई कोवलेंट कंपाउंड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। इस सिंपल रीजन है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलेंगे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लिख देना, बस शॉर्टकट में लिखना है, आंसर देना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है, क्योंकि यह शेयर से बनता है या शेयर के इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, इसलिए इसके अंदर में जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, जिसके कारण ये जल्दी मेल्ट और बॉयल कर जाता है। उसके बाद 10 नंबर क्रॉस प्रोसेस, ये क्रॉस कैरिड बाय प्योर ब्लड टॉल्पी एंड प्योर ब्रेड डॉल्पी F1 प्रेगनेंसी को लेटर F2 प्रेगनेंसी ना, ऐसे द व्हाट इज द फोनोटाइप ट्रेट ऑफ F1 फ्रॉम JY गिव द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2, ये आप लिख लेना, इसका आंसर दे सकता है। ये दोनों जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता है जो पी में
मेंडल ने, और एक डाई है, वो दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तब जरूर देगा। क्वेश्चन आपको फिजिक्स से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। 11 नंबर कह रहा है कि ए रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 3 × 10⁷ मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर। रेसिस्टिविटी निकालना है, तो एक ही फार्मूला आपको इलेक्ट्रिसिटी में मिला हुआ है। देखिए रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर होता है रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं कि ए रो रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है, ठीक है, ए रेसिस्टिविटी इक्वल टू होगा आपका, आप पढ़े हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, आर ए रेसिस्टेंस गुने एरिया बाई लेंथ, ये फार्मूला होगा, ठीक है, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला में आपको यूज क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख लीजिएगा कि लेंथ कितना, तो 5 मीटर दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, सब चीज़ दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए रेसिस्टेंस की एक जगह आर की जगह पर 100 लिख दीजिए, 100 इंटू, ठीक है, उसके बाद आपका एरिया कितना दे रहा है 3 × 10⁻⁻7 दिया हुआ है, और बाई में लिख दीजिएगा, बाई में लिख लीजिएगा 5 मीटर 5 लिख दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। जब यहाँ से काटिएगा तो ये कट जाएगा 20 टाइम में, तो 23 60 हो जाएगा, 60 × 10⁻⁻7 हो जाएगा ओम मीटर। ये ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। क्यों कि देखिए ये ओम हो गया और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर में मीटर कट गया तो खाली ओनली मीटर आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × एक जीरो को हटा दीजिएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा ओम मीटर। देखिए इसलिए रेसिस्टिविटी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा, याद करके रख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल दे सकता है। उसके बाद कह रहा है उसी क्वेश्चन में कि सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टर 9 ओम सो डैट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन 6 ओम, ठीक है। आपको कह रहा है कि इसमें 3 रेसिस्टर है जिसका ईच रेसिस्टेंस 9 ओम है, आपको कैसे इसको ऐड करना है, कंबाइंड करना है कि तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा। तो देखिए इसका करना है, मान लेते कि ये जो R1 दिया हुआ है, R1 R2 R3 सब कितना दिया हुआ है 9 ओम का, सब बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहला 2 रेसिस्टर को हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल में ले लेते हैं, ठीक है। और आपको लाना है क्या 6 ओम लाना है, ठीक है, 6 ओम लाना है। तो कैसे लगेगा, ठीक है, मान लें कि तीनों को, अगर तीनों को करते हैं तो नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कर लेते हैं, 2 को पैरेलल कर लेते हैं, एक को क्या कर लेते हैं, एक को आपको सीरीज कर लेते हैं, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है, 2 पैरेलल और 1 सीरीज। तो 2 पैरेलल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 + 1/9, ठीक है। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, 2/9 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब RP आएगा तो RP इक्वल टू हो जाएगा 9/2, 9/2 हो गया। और जब सीरीज में जोड़िएगा तो 9 हो गया, तो आपका वो ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाना है कितना, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम लाना है। कैसे ज्वाइन करेंगे 3 रेसिस्टर को, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं तीनों को अगर पैरेलल कर देते हैं तो क्या होता है। तो तीनों को पैरेलल कर देंगे तो आपका इस केस में आपका क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए 2 का सीरीज कर लीजिए, ऐसे नहीं होना, 2 का सीरीज एक पैरेलल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, शायद ये हो जाएगा। देखिए ये 9 है और ये 9 है और ये 9 है, तो ये दोनों का सीरीज है तो 18 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/RP इक्वल टू 1/18 + 1/9 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 18 आएगा और ऊपर 1 + 2 सही हो गया, 1 + 2 डेट इज 3/18। इसको पलटिएगा तो RP इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RP इक्वल टू हो गया 6 ओम आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये हो गया कि 2 को सीरीज में लेना है, 2 को सीरीज में लेना है और एक को क्या करना है पैरेलल करना है। डेट मीन्स इसको ऐसे क्लियर और लिखिए, फिगर बनाइए। देखिए ये को मैंने एक ये दोनों को हमने सीरीज में ले लिया
और इसके साथ एक मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ऐसे पैरेलल कर लिया, देखिए इस तरह का, ये दोनों सीरीज हो गया और एक पैरेलल हो गया। तो इस तरह के आप बनाइएगा तो आपका 6 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक बल्ब पर रेसिस्टेंस 20 ओम, ये 20 ओम का दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब रेसिस्टेंस एंड कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस इसका दिया हुआ है, कंडक्टर 4 ओम रेसिस्टेंस है, 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। फिगर देख सकते हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट निकालना तो बहुत ही आसान है। देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो आर एस कितना हो गया बताओ, आर एस हो जाएगा दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि 20 ओम प्लस 4 ओम तो कितना हो जाएगा 24 ओम, 24 ओम हो गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होती है, आई इक्वल टू वी बटा आर होता है। तो वी है 6 और बटा 24 डेट इज कटेगा तो 1/4 एम्पियर आएगा आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। या तो इसको डिवाइड करेगा तो 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर लिख सकते हैं। डेट मीन्स सर्किट से करंट 0.25 एम्पियर फ्लो करेगा। और द पीडी अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब से पीडी कितना जाएगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से पीडी पोटेंशियल इसका वोल्टेज कितना वो निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि सीरीज के केज में ईच रेसिस्टर से सेम करंट जाएगा, मतलब ये सर्किट में पूरा 0.2 एम्पियर करंट जाएगा। तो इस बल्ब में उतना ही, इसमें भी वही करंट जाएगा। तो यहाँ से जो वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर करिएगा। आई का वैल्यू देखिए 1/4 गुने और कितना है 4 है, तो कट के कितना आ जाएगा, कट के आ जाएगा 1 वोल्ट, मतलब कि यह बल्ब 1 वोल्ट लेगा, ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ द बल्ब की पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है ना, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। तो आप ऐसे 1 गुने 0.25 डेट इज 0.25 वाट, ये पावर हो जाएगा। 0.25 वाट का ये क्या है, 0.25 वाट का एक बल्ब है अप्रॉक्स, मतलब समझिए कि ये 0 वाट का बल्ब हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, आपको बनाना है। उसी पे क्वेश्चन एक और दिया हुआ है आपको, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला P बराबर V²/R। देखिए एक फार्मूला ये होता है पावर इक्वल टू, इसके अनुसार से जब रेसिस्टेंस निकालेगा तो R बराबर V²/P हो जाएगा। और इसके अनुसार से आप रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पावर, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है 200, तो 200 गुने 200 करिएगा और पावर कितना है 100, ठीक है। इससे काट दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 400, तो ये 400 ओम हो जाएगा। 400 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ़ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर द 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ जून महीना में। तो जून महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 महीना का 30 से हो जाएगा। 30 से जून जितना डे होता है उतना से, और उसको फिर जून में 30 से गुना करें, 10 घंटा डेली हो रहा था, 30 गुने 10 कर दीजिएगा। उसके बाद 3 बल्ब ऐसे लगे हुए हैं, तो 3 बल्ब लगा हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो तीनों का कितना 300 हो जाएगा। 300 कर दीजिएगा। देखो 300 में 3 से हो जाएगा तो 9000, 9000 के 9 लाख, ठीक है। 9 पर कितना है 4, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। इतना हो गया वाट आवर, इतना वाट आवर हो गया। तो इसको जब हम करेंगे तो द एनर्जी कंज्यूम्ड कितना एनर्जी हो, इतना वाट आवर कर सकते हैं, या तो किलोवाट आवर भी कर सकते हैं। तो किलोवाट में 1 2 3 मतलब 90 kWh इलेक्ट्रिक पावर क्या कंज्यूम करेगा, ठीक है। बाकी कॉस्ट करें 6 पर यूनिट है, तो 6 से गुना करेगा तो 540 रुपया, 90 6 540 रुपया कॉस्ट लगेगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई एस सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये तो बता सकते हैं, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं
डिग्रेड कर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई को डिग्रेड नहीं करते हैं, ये भी लिख दिया। गिव एनी टू वेज जिनमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कैसे न बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट करता है, तो ये भी आपको आंसर लिख सकते हैं इसका। 30 नंबर ये दिया होता है। उसके बाद आपको सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बायोलॉजी से, इस फिगर को पढ़ना है। कभी कभी आप ये तो फीमेल गैमेट है, फीमेल पार्ट दिया हुआ है, कभी कभी मेल पार्ट दिया रहेगा और भी इंटर रहेगा, ठीक है। तो इसके में आपको देख फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजिना, ममरी ग्लैंड्स, दिस ऑर्गन इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, गैमेटी प्रोडक्शन और सेक्स हार्मोन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑल्सो फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा बाय स्पर्म एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। ये रीड करके आपको बताया गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आएगा, बट इसका अलग ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इन विच पार्ट डज द स्पर्म इंटर, किस पार्ट में स्पर्म इंटर करता है, देखो यहाँ पे दिस पार्ट इज कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फीमेल पार्ट्स में इसको बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। तो बोल देंगे किस पार्ट में, सर्विक्स में, ठीक है। यहाँ नॉर्मल बताइएगा, सर्विक्स हो गया, ये आपका पूरा सर्विक्स है, जिसको हम लोग वेजिना भी कहते हैं। उसके बाद इन विच पार्ट डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है फॉलोपियन ट्यूब में, तो इसका आंसर हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, आंसर लिख दिया, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब्स। और विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन फीमेल इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रक्चर इन मेल, मतलब कि ह्यूमन जो फीमेल में होता है वो मेल में होता है, तो टेस्टिस जो होता है मेल में, तो टेस्टिस मेल में होता है, तो उसी के इक्विवेलेंट आपको फीमेल में क्या होता है, वो होता है ओवरी, क्या होता है, ओवरी। तो ये इसका आपका देखिए ओवरी है, ये आंसर लिख दीजिएगा। और वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस होता है यही फॉलोपियन ट्यूब के बराबर, ये फॉलोपियन ट्यूब होता है, उसमें वास्ट डिफरेंस होता है, जिससे आपको स्पर्म में फ्लो करता है, और इसमें आपको फॉलोपियन ट्यूब से स्पर्म जाती है। तो इस तरह के आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। या उसी के और में लिख सकते हैं कि राइट द रोल ऑफ सेक्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज बाय ओवरी, ओवरी में जो सेक्स जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोजन सेक्रेट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखना है। तो ये क्वेश्चन को आंसर ऐसे लिखते गए। उसके बाद इसमें एक लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया, फिजिक्स से दिया हुआ है आपका, देखिए ये आपको दिया हुआ एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है, डिवाइसिंग डिवाइस कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट देता है, इट वर्क्स प्रिंसिपल ऑफ द when rectangle placed in the magnetic field current pass through it, a force act on the coil, coil पर फोर्स लगती है, और when rotate continuously it converts electrical energy to mechanical energy। सिंपल बताया है। अब इस फिगर को देखते हैं और इसके बेच पे आपको एक आंसर देना है। नेम द डिवाइस विच यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ मोटर में कौन सा डायरेक्शन को चेंज करता है, तो डायरेक्शन को चेंज करने वाला यह होता है कम्यूटेटर होता है। इसका आंसर लिख दीजिएगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को ही यहाँ पे जो स्प्लिट या जो स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, यही स्प्लिट रिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग को ही बोलेंगे बच्चों, स्प्लिट रिंग को ही बोलेंगे कम्यूटेटर, जो करंट को रिवर्स करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये दे दीजिएगा। उसमें कहता है कि उसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स द करंट रिवर्स इफ़ द कॉइल इज रोटेटेड वंस। ये कॉइल जो दिखाई दे रहा है, ये कॉइल एक बार रोटेट कर रहा है, एक बार कंप्लीट रोटेट कर रहा है, तो उसमें समय करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ट्वाइस, 2 बार चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बार चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक बार पूरा कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कंडक्टर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कॉइल में, ये जो कॉइल में है इसमें सबसे ज़्यादा कब फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो जब आपका ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, बोलेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ए परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर लिख दीजिएगा। जब दोनों के परपेंडिकुलर हो तो देखिए इस कॉइल में जैसे ए और बी आपको दिया हुआ है, और ये सी और डी, तो ए बी में मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखिए इस करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर से दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पे है, तो इससे इस कॉइल में इस पार्ट में मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट करेगा। और साथ में CD में भी, देखिए CD में भी आपको इस तरह के करंट के डायरेक्शन तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो CD में भी मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट करेगा, जबकि BC और AD में जीरो करेगा, क्या करेगा, जीरो करेगा। क्योंकि एक आप पढ़िएगा हायर क्लास में, कंसेप्ट ये है कि फोर्स जो होता है वो होता है BIL sin थीटा,
तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री पर, इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट करेगा। और इसी में एक और क्वेश्चन है, स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स एक्टिंग द करंट रिक्वायर्ड प्लेस। तो ये होता है आपका एक मोटर है, तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग है ना फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो कॉइल दिया हुआ है, इसको फिगर में आपको कॉइल दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ करंट का डायरेक्शन आपको किधर से इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो इस कॉइल में जब करिएगा तो ये आपको डाउनवर्ड अंदर की तरफ क्या फोर्स लगेगा जब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। तो इस तरह के आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए थे, और आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसी बेस पे आपको क्वेश्चन को तैयारी कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नया है तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।